हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं कंप्लीट पोइट्री। जी हाँ, आपके एग्जाम्स में जो भी पोएम्स आती हैं उनका मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज आपको करवाने वाली हूँ। आज से पहले भी मैं ये बहुत सारी बार क्लास ले चुकी हूँ, लेकिन ये बार बार रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली एग्जाम्स जब पास होते हैं ना तो करते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आप वीडियो 2x पे करके भी देख सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड डाल रही हूँ ये वीडियो, ताकि आप आराम से एक एक पोएम को वापस से रिवाइज कर सको। प्रॉपर मीनिंग के साथ हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, क्या है इस पोएम के अंदर, किस चीज़ के बारे में बात हुई है? तो बेसिकली चॉइसेस के बारे में बात हुई है। ठीक है, आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब आपको कोई चॉइस जो है वो करनी पड़ती है। कोई भी दो चीज़ों के बीच में आपको चुनना पड़ता है, और वो जो चॉइस आप करते हो उससे आपकी लाइफ आगे कैसी होगी। ठीक है, आगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे आपकी लाइफ स्मूथ होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या हर्डल्स आएंगे, या क्या आप अचीव करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी चॉइस पर, क्या आप चुनते हो। और ये कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं होते, ये लाइफ के बहुत छोटे छोटे डिसीजंस भी होते हैं। जैसे आप पढ़ाई करने की जगह आवारागर्दी करना चूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप अभी का टाइम यूज़ करने की जगह प्रोक्रेस्टिनेट करना चूज़ कर रहे हो। ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस भी आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। सो द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस एंड इट्स लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। ठीक है, कि उसका पूरी ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा असर होता है, इसके बारे में हमारा ये पूरा का पूरा पोएम जो है वो है। बहुत फेमस पोएम है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इट हाईलाइट्स हाउ वी ऑफन एट्रीब्यूट great significance to our choices. Believing the path less traveled has defined our uniqueness, while in reality the paths were likely similar. कहने का मतलब है कि लाइफ में दो चॉइसेस होती हैं। एक ऐसा रास्ता होता है जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, एक ऐसा रास्ता होता है जो बहुत कम लोग अपनाते हैं। हाँ, कुछ लोग अलग होते हैं, वो रास्ते उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा यूनिक उनकी चॉइस है, उन्होंने कुछ अलग किया है। बट इवेंचुअली अगर रियलिटी देखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी एक रास्ते पर बहुत ज़्यादा लोग चल रहे हैं, किसी एक रास्ते पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। इवेंचुअली अगर आप देखोगे, राइटर भी जब देखते हैं कि दोनों रास्ते बराबर ही होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपने जो भी चॉइस ली है उसके बाद आपने क्या काम किया है, उन चीज़ों को कैसे टैकल किया है, सिचुएशंस में कैसे टैकल किया है चीज़ों को। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि जो पाथ आप कम लोगों ने चुना है वो पाथ बहुत ज़्यादा ईजी हो। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ज़्यादातर लोग जो रास्ता चुनते हैं वो रास्ता जो है बहुत ज़्यादा आसान रास्ता होता है। नहीं, अब आप एग्ज़ाम्स ही देख लो, जैसे IIT JEE के एग्ज़ाम्स जो इंजीनियरिंग करने के लिए कितने लाखों बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, ज़्यादातर लोग वो रास्ता चुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता आसान है, और आपने अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो बहुत कम लोग चुनते हैं तो वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। हर एक रास्ते की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक रास्ते के ऊपर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपने कैसा काम किया, आपने क्या हार्डवर्क किया, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो पाथ्स वर लाइकली सिमिलर। सो थीम जो है वो है चॉइस, consequence, individuality and self-deception. ठीक है, two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. दो सड़कें हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है ना, डाइवर्ज्ड मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। इन अ येलो वुड मतलब कि पतझड़ का जो समय है, इसलिए पीले पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते उस सड़क पर बिखरे हुए हैं। वुड मतलब होता है फॉरेस्ट। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और अब वो कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना, कि भाई मैं दोनों तो ट्रैवल कर नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझे कोई ना कोई एक चॉइस तो बनानी ही बनानी होगी। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं कई देर वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने उन रास्तों को देखा जितनी दूर तक मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक मुझे वो रास्ता दिख रहा था। पर जैसे ही वो रास्ता बेंड हुआ तो मुझे आगे का दिखना बंद हो गया। वैसे ही जैसे आप कभी भी कोई चॉइस बनाते हो तो आपको थोड़े ही दूर तक का लगता है कि अब भी मैं अगर ये करता हूँ तो ये होगा, बट आगे जाके क्या होगा वो आपको नहीं पता होता। आगे लाइफ में उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपको नहीं पता होता। जैसे वो रास्ते मुड़ गए, अब वो आगे रास्ते क्या पता मुड़ते ही वहाँ पे शेर बैठा हो तुम्हें खा जाए, डिपेंड करता है ना। सो टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा था जहाँ पर वो बेंट हो गए, इन दी अंडरग्रोथ मतलब गहरे जंगल में। ठीक है, सो स्पीकर जो है वो एक फॉरेस्ट में है, और वो एक पॉइंट पर पहुँच जाता है जहाँ पर दो रोड
स्प्लिट हो रही हैं और वो रिग्रेट करता है कि वो दोनों रास्ते नहीं ले सकता, इसीलिए वो वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुक जाता है। पियरिंग डाउन वन पाथ एज फार एज हिज विजन अलाउज, और वो इतनी दूर तक देखता है जहाँ तक उसकी नज़रें उसको अलाउ करती हैं। ठीक है, तो दो रोड्स जो है वो लाइफ की चॉइसेस को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखिएगा। ये मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग। येलो वुड सिग्निफाई करते हैं स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, मिडिल एज। द इनएबिलिटी टू सी वेयर द पाथ डिसअपियर्स, ठीक है, बेंट इन दी अंडरग्रोथ सिंबलाइजेज द अननोन फ्यूचर, कि हमें नहीं पता अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम जो भी सड़क चुनते हैं उसके बाद। एंड द लिमिटेड फोरसाइट वी हैव व्हेन मेकिंग डिसीजंस, और जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। चलिए, लिटरेरी डिवाइस कौन से है, मेटाफर है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी पोएम जो है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। लाइफ की चॉइसेस को रोड्स बोल दिया गया है और जर्नी को लाइफ बोल दिया गया है। इमेजरी भी है, येलो वुड देते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है, ठीक है, ऑटम सेटिंग का। एंड सिंबॉलिज्म भी है, अंडर ग्रोथ सिंबलाइज द ऑब्सक्योर एंड अननोन फ्यूचर, ठीक है। चलिए, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो कहते हैं बहुत देर मैंने सोच विचार करने के बाद क्या किया, दूसरी सड़क को चुन लिया जो उतनी ही अट्रैक्टिव लग रही थी, फेयर मतलब उतनी ही अट्रैक्टिव लग रही थी जितनी की पहली वाली, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो सड़क मैं चुन रहा हूँ इस पर मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बेटर क्लेम मतलब ये रास्ता जो है मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये कम ट्रैवल्ड है, कम लोग इसे चुनते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ग्रासी एंड वांटेड वेयर मतलब अब तक ज़्यादा लोगों ने ये रास्ता चुना नहीं है, ज़्यादा यूज्ड नहीं है ये रास्ता, वांटेड वेयर, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर वो तुरंत ही अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोलते हैं कि हालांकि देखा जाए तो दोनों ही रास्ते सेम है, चलने वालों ने दोनों ही रास्तों को अपनाया है। एक स्टेटमेंट कुछ दिया देन कॉन्ट्रडिक्ट भी कर दिया, तो मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में। जब आप चॉइस करते हो किसी भी चीज़ की, जब कुछ भी आपको चूज करना होता है लाइफ में, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट चलता है दिमाग में कि यार ये चीज़ बेटर है, पर यार बेटर तो ये भी है। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि अगर मैं ये करता हूँ तो ये अच्छा है, पर यार है तो इसमें भी ऐसा ही है ना, वो वाली चीज़ हो रही है। सो हम हमेशा ना अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं बाय कन्विंसिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को कन्विंस करते हुए कि मैं ये चॉइस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल है, ठीक है। वांटेड व्यो कि ये अभी तक इसे किसी ने चुना नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। इवन व्हेन द ऑल्टरनेटिव्स वर इक्वली वैलिड, हालांकि जो भी दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है वो भी उतना ही वैलिड होता है, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में ज़रूर चलता रहता है जब भी हम कोई चॉइस जो है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो कन्विंस कर रहा है बेसिकली अपने आप को कि बेटर है, ये वाली रोड जो है वो बेटर है बिकॉज इट लुक्स ग्रासी एंड लेस वॉर्न, ठीक है, क्योंकि ये कम लोगों ने चुनी है और वैसे वैसे। बट इमीडिएटली एडमिट्स, तुरंत ही बोल देता है दैट बोथ पाथ्स वर एक्चुअली वांट टू द सेम डिग्री, लेकिन दोनों ही रास्ते मुझे लगता है सेम है ना। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, क्या है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, यहाँ पर एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है रास्ते को, ऑफ वांटिंग टू बी वॉक्ड अपॉन, ठीक है, कि वो चाहती है कि उसके ऊपर चला जाए। चाह थोड़ी ना सकता है कोई, चाह तो इंसान सकता है, सड़क थोड़ी चाह सकती है। दैट फीलिंग वो दे दी गई उसको। कॉन्ट्रास्ट क्या है, स्पीकर कॉन्ट्रास्ट दी टू पाथ्स इन हिज माइंड टू वैलिडेट हिज चॉइस, है ना। तो कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये वैसा है, ये वैसा है, कॉन्ट्रास्ट कर दिया एकदम से। तो वो जो दो वैलिड चॉइसेस है वो दिखाने के लिए। आयरनी क्या है, चूजेस अ पाथ ही थिंक्स इज लेस ट्रैवल्ड बट दे आर इक्वली वॉन्ट, वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो कम लोग चुनते हैं पर वो इक्वली वॉन्ट है, बट उसको ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में रियलिटी में दोनों ही रास्ते सेम हैं, ठीक है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black, who I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। और वो कहते हैं और दोनों ही रास्ते that morning equally lay, मतलब दोनों ही रास्ते उस सुबह बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, ठीक है ना, कोई भी उन पर चला नहीं था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब पत्तों पे जब चलते हैं तो पत्ते काले हो जाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि पत्ते बिल्कुल फ्रेश थे, अभी तक किसी ने भी उन पे चल के उन्हें काला नहीं किया था, मतलब आज तो किसी ने भी उनके ऊपर नहीं चला। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पहली वाली जो रोड है ना उसको किसी और दिन आके ट्रैवल करूंगा, आज मैं इस पर चल जाता हूँ, बट दैट इज नॉट पॉसिबल येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि मैं इस रोड पे बाद में कभी आ जाऊंगा। जैसे हम कन्विंस करते हैं कि आज यहाँ चल लेते हैं, वहाँ बाद में कभी चल लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है
ठीक है, क्योंकि एक रास्ता आपको किसी और रास्ते ले जाता है, देन इट इज इम्पॉसिबल टू कम बैक टू दैट स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्ट विद द अदर रोड. सो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. एंड देखो तुरंत ही उसने बोल दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपना ही स्टेटमेंट कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई, पर मैं डाउट कर रहा हूँ इस बात पे कि आई शुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं कभी वापस आ पाऊंगा. ठीक है, सो दोनों ही रास्ते जो है वो फ्रेश अनट्रॉडन लीव्स से कवर्ड थे, और वो खुद को बताता है कि वो पहला वाला रास्ता लेगा अनदर डे, बट डीप डाउन नोज ही प्रोबेबली नेवर विल. लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा. ठीक है, चॉइसेस आर ऑफन इरिवर्सिबल. जो हमारी चॉइसेस होती है ना वो अक्सर इरिवर्सिबल होती है. हम कोई एक चीज अगर हमने चुन ली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ही हम झेल सकते हैं. अब उनको हम वापस नहीं कर सकते, है ना, रिवर्स नहीं कर सकते. वन डिसीजन लीड्स टू अनदर. कोई एक डिसीजन लिया, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट, फिर उसका रिजल्ट, फिर उसका रिजल्ट, फिर उसका रिजल्ट, और आपको और भी बहुत चॉइसेस करनी पड़ जाती हैं. सेटिंग अस ऑन अ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम विच वी कैन रेयरली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो हमको एक ऐसे पाथ पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहां से हम वापस नहीं आ सकते. इट्स नॉट पॉसिबल वहां से वापस आना. ठीक है ना, तो ये छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखना. एलिट्रेशन है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक में एलिट्रेशन है. कहाँ है एलिट्रेशन? नहीं है इसमें, नहीं है यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं है. मेटाफर है, वे लीड्स ऑन टू वे, मेटाफोरिकली स्टेट्स दैट वन लाइफ डिसीजन लीड्स टू अनदर, क्लोजिंग ऑफ द अदर पॉसिबिलिटीज. ठीक है, तो ये वे में तो फिर भी एलिट्रेशन है. डब्ल्यू वाला जो रिपीट हो रहा है इस वाले में फिर भी एलिट्रेशन हम बोल सकते हैं. ठीक है, यस. यहाँ पे जो रास्ते हैं उनको लाइफ के डिसीजंस से कंपेयर किया है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स मेटाफर ओवर हियर. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. वो कहते हैं कि शायद मैं एक आह के साथ ये बात बता रहा हूँगा फ्यूचर में कि भाई मैंने उस टाइम पे वो चॉइस बनाई थी, वो चीज़ चुनी थी, इस वजह से मेरी आज ये हालत है. अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. वी डोंट नो द व्हाट काइंड ऑफ साई दैट वाज, कि वो खुशी की थी, राहत की थी, या वो ऐसी थी कि यार शिट मैंने ऐसा क्या कर दिया. तो वो वाली चीज़ है कि कुछ सालों बाद शायद मैं बता रहा हूँ कि उस समय मैंने ये चॉइस बनाई थी, तो देखो इस वजह से मैं आज यहाँ पहुँच गया, या मैं इस वजह से यहाँ पहुँच गया. वी डोंट नो अबाउट दैट, बट दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि मैंने एक ऐसा रोड चुना जो लेस ट्रैवल्ड था एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी की वजह से सारा का सारा ये काम जो है हुआ है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है ना. सो दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द सेल्फ डिसेप्शन. द स्पीकर नोज, वो जानते हैं, ही विल रिकंस्ट्रक्ट द पाथ एंड फैब्रिकेट अ नैरेटिव ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड नॉन कन्फर्मिटी टू गिव मीनिंग टू हिज लाइफ. द साई इज एम्बिग्वियस, है ना, वो पता नहीं है हमें. इट कुड बी ऑफ प्राइड और रिग्रेट. कैसी भी हो सकती है भाई, वो प्राइड की भी हो सकती है, वो रिग्रेट की भी साई जो है हो सकती है. हाँ या ना बताओ, यस और नो, है ना. कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते. एक मिनट बच्चों. यस, तो जो अब यहाँ पर क्या हो गया है, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द सेल्फ डिसेप्शन. सेल्फ डिसेप्शन क्या हो जाता है, व्हाट इज सेल्फ डिसेप्शन? जब आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वाली बेटर है, ये वाली बेटर नहीं है, ये ऐसी है इसलिए मैं ये चुन रहा हूँ, ये वैसी है इसलिए मैं ये चुन रहा हूँ. वो दी स्पीकर वो यहाँ पर जानते हैं दैट ही विल रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट एंड फैब्रिकेट अ नैरेटिव ऑफ इंडिविजुअलिज्म. उसको पता है कि एक टाइम बाद बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में जाके मैं सोच रहा हूँगा, ठीक है, और उस समय पे मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं
फैब्रिकेट बना रहा हूँ अ नरेटिव ऑफ इंडिविजुअलिज्म। व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म? इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है जब आप अपने डिसीजंस खुद लें, आप सोसाइटी की परवाह ना करें, जब आप आज़ाद हैं, आपके पास अधिकार हैं और आप उन्हीं के दम पर इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले रहे हैं। एंड नॉन कन्फर्मिटी, व्हाट इज नॉन कन्फर्मिटी? जब आप सोसाइटल नॉर्म्स को नहीं ध्यान में दे रहे हो, है ना, कि सोसाइटी क्या चाहती है, मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ना बनाकर अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहा हूं, वो वाली चीज जो है अपनी जिंदगी को एक मीनिंग देने के लिए द साई इज एम्बिग्युअस। हमें नहीं पता वो किस तरीके का एहसास है, वो किस तरीके की एक आह है जो उन्होंने भरी, जिसमें वो कहते हैं कि वो प्राइड की भी हो सकती है और वो रिग्रेट की भी हो सकती है। ठीक है, चलो हमारी नेक्स्ट पोएम आ जाती है विंड बाय सुब्रमण्य भारती, ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजा। क्या कहती है विंड पोएम? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में भी इससे देखा गया है। ये जो कविता है ये एक पावरफुल प्ली है, लाइक प्रेयर है, रिक्वेस्ट है टू द विंड। विंड यहाँ पे पता है क्या है? विंड यहाँ पर है हमारी जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो आएंगे, आप कितने स्ट्रांग हो ये देखो। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप कितने स्ट्रांग हो? आपको मान लो कैंसर हो गया, अब आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, तभी आप उस बीमारी से लड़ सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आएगी, वो फिजिकल हो सकती है, वो मेंटल हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, बट आप जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही बेहतर आप निकल कर आओगे। अगर आप स्ट्रांग हो आप उस प्रॉब्लम से आगे निकल जाओगे। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो वो प्रॉब्लम आपको कुचल देगी, मर जाओगे कैंसर से। विल पावर छोड़ दोगे तो, बॉडी में ताकत नहीं होगी तो, एक्सरसाइज करोगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, अच्छा खाना खाओगे तो बॉडी में ताकत होगी, तो वो किसी भी तरीके की बीमारी पकड़ेगा ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ इसीलिए। सो द पोएम इज अ पावरफुल प्ली टू द विंड रिप्रेजेंटिंग लाइफ्स चैलेंजेस। जिंदगी में जो चैलेंज आते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू बी जेंटलर। तो वो विंड को कह रहे हैं कि भाई प्लीज थोड़ी जेंटल, है ना, लोगों को इतना परेशान मत कर तू। इट कंक्लूड्स विद द रियलाइजेशन दैट टू सर्वाइव वी मस्ट बिकम स्ट्रांग आवरसेल्व्स। और एंड में यही बताया जाता है इस पोएम के अंदर कि यार देख, सर्वाइव करने के लिए ना इस दुनिया में अगर तू जीना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, तो देख तेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज ये विंड तेरे को, मतलब ये हार्डशिप्स, ये चैलेंजेस लाइफ के जो है ये तेरे को कुचल के आगे बढ़ जाएंगे, राइट। सो पावर ऑफ नेचर, रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। रेजिलियंस क्या होता है? नॉन स्टॉप हार ना मानना, काम करते रहना, दैट्स रेजिलियंस। एफर्ट्स जब आप करते रहते हैं जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, दैट्स योर रेजिलियंस। एंड स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, की जब प्रॉब्लम आ गई तब कितनी आपने ताकत दिखाई वो मैटर करता है। आपने बहुत डोले शोले बना रखे हैं, आप किसी कमजोर आदमी पे अपनी ताकत दिखा रहे हो, द मोमेंट आपके जैसा बंदा आपके मुंह के आगे आके खड़ा हुआ तो आप वहां से दुम दबा के भाग लिए। क्या फायदा ऐसे डोलों का, राइट। एग्जाम्पल्स बहुत कॉमन दे रही हूँ ताकि समझ में आए। विंड कम्स सॉफ्टली, अब यहाँ पर वो विंड को एड्रेस कर रहे हैं तो एक पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है, उससे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो गया कि यार विंड सुन, तू यार थोड़ी सी धीरे धीरे आया कर यार, हौले हौले आ, है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार झले। वो कह रही है धीरे धीरे, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। अब आप लाइफ के चैलेंजेस को खुद थोड़ी ना गाइड कर सकते हो, तू अब आ, तू कल मत आ, तू ज्यादा आ, तू कम मत आ। ये यहाँ पे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तू आराम से आ, विंड को कह रहे तू आराम से, देख 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 खिड़की के शटर्स मत तोड़ दियो, डू नॉट स्कैटर, देख 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 पेपर मत फैला दियो, डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देख 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 किताबें नीचे ना फेंक दियो। तो लाइफ के चैलेंजेस कि देखो 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 अभी मत आओ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, देखो 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 ऐसे मत, ऐसा नहीं पॉसिबल, है ना। तो वो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहे हैं, विंड सिंबलाइज करती है हार्डशिप्स, ठीक है। सो द पोइट इज आस्किंग फॉर अ लाइफ फ्री ऑफ ट्रबल्स दैट कैन डिस्टरप्ट आवर पीस। वो यहाँ पे कह रहे हैं भाई ये जिंदगी में ना आए भाई, मैं शांति की, आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। क्रिएट केओस, क्योंकि ये क्या कर रही है, पेपर फैला रही है, किताबें फेंक रही है, मतलब लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है ना, पीसफुल लाइफ नहीं जीने दे रही है। एंड डिस्ट्रॉय नॉलेज एंड ट्रेडिशन कर रही है ना। विंड इज गिवन ह्यूमन लाइक डिस्ट्रक्टिव एक्शन, ब्रेक, स्कैटर, थ्रो, पर्सोनिफिकेशन है। रेपिटेशन, डोंट वर्ड बार बार यूज हो रहा है, डोंट इज रिपीटेड फॉर एम्फेसिस शोइंग डेस्परेशन कि मत आ मत आ मत आ, ये मत कर वो मत कर, रेपिटेशन। There, look what you did, you threw them all down. देखो तुमने क्या किया, सारे के सारे पेपर, मैंने मना किया ना तुमको आने के लिए। You tore the pages of the book, फाड़ दिए तुमने किताब के पेजेस। You brought rain again, तुम बारिश ले आई अपने साथ। You are very clever at poking fun at weaklings, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत शैतान हो, तुमको ना कमजोर लोगों के ऊपर
ये सब करने में बहुत मजा आता है, तुमको कमजोर को कुचलने में बहुत मजा आता है। बहुत तेज बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जो बेचारों के पास घर नहीं है उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। हम कहते हैं बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, बट उनसे पूछो ना जिनके पास घर नहीं है, तो कमजोर लोगों को तुम कुचल देती हो, है ना। सो एडवर्सिटी इनएविटेबली कम्स एंड एक्सपोजेस आवर वीकनेसेस। लाइफ में प्रॉब्लम्स बिना बताए आती हैं, दरवाजा खटखटा कर नहीं आती हैं, एंड एक्सपोजेस आवर वीकनेसेस, और हमारी कमजोरियां लोगों के सामने ला देती हैं कि भाई देखो मेरा घर उड़ गया, दैट मीन्स मेरे पास पक्का घर नहीं है, कहने के लिए बता रही हूं मैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम आई तब आपने हाथ ऊपर कर दिए टाइप्स, और दुनिया को पता चल गया कि ये बंदा कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं झेल पाया चीज को। इट पोक्स फन एट दोज हु आर अनप्रिपेयर्ड एंड फ्रेजाइल, और ये कह रही है कि मजे लेते हैं उन लोगों के जो फ्रेजाइल हैं। तो लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन लोगों को ज्यादा परेशान करती हैं जो परेशान होते हैं, है ना। पर्सोनिफिकेशन, यू आर वेरी क्लेवर, है ना। पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है कि भाई तू बहुत चालाक है, देख भाई तू तो बहुत चंट है भाई, है ना, तो बहुत चालाक है, तो बहुत चंट है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, क्लेवर एट पोकिंग फन, गिव्स अ मिस्चीवियस क्रूअल कैरेक्टर उसको बना दिया लाइफ के प्रॉब्लम्स को। सिंबॉलिज्म क्या है, टोर द पेजेस ऑफ द बुक सिंबलाइजेस हाउ हार्डशिप्स कैन डिस्ट्रॉय कल्चर, लर्निंग एंड ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेगी जो तुम उसको करने को कहोगे, कतई नहीं करेगी वो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो आओ पक्के घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, स्ट्रॉन्ग दरवाजे बनाते हैं। प्रैक्टिस फ्रॉम फर्म बॉडीज मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, दिल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपना जिस्म स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, वो तो अपना काम करेगी, तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना। वही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि द पोएट शिफ्ट्स फ्रॉम प्लीडिंग टू एम्पावरमेंट। पहले वो विंड से प्रेयर कर रहे थे, उसको बोल रहे थे तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर, वो नहीं मानी। अब बोले वो तो मानेंगी नहीं, वो तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे, तेरे को क्या करना है, तू ठीक हो जा, तू तगड़ा बन जा, तू स्ट्रांग हो जा। सो वी मस्ट बिल्ड फिजिकल, हमें अपना फिजिकल भी स्ट्रांग रखना है, मेंटल भी स्ट्रांग रखना है, और इमोशनल भी हमको स्ट्रांग रखना है। ठीक है, टू फेस चैलेंजेस। ठीक है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ताकि हम फेस कर सके, चाहे वो फिजिकल आए, चाहे इमोशनल आए, चाहे मेंटल आए। स्ट्रांग होम्स रिप्रेजेंट सिक्योर लाइफ्स। जो स्ट्रांग घर होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिक्योर जिंदगी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्म बॉडीज रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल हेल्थ एंड अ स्टेडफास्ट हार्ट रिप्रेजेंट अनवेवरिंग करेज, कि तुम्हारा दिल इतना तगड़ा है ना, इतने करेजियस हो ना तुम। अभी तुम्हें मैं एक बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मेरे दादाजी हैं, 85 प्लस हैं वो, तो उनको अभी कुछ दिन पहले मेजर हार्ट अटैक आया। वो आज तक मतलब उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है, चाइना वाली और ये पाकिस्तान के साथ प्रॉपर उन्होंने वॉर लड़े हैं। ठीक है, 72 के 75 के पता नहीं वो बताते हैं कब के। तो हमेशा से खाना अच्छा खाया है, हमेशा से फिजिकल एक्सरसाइज पूरा रखा है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग है। आज तक लाइफ में कभी एक गोली नहीं खाई है उन्होंने कि उन्हें सरदर्द की भी गोली खानी पड़ी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि वो फौज में थे, बहुत ठंडे इलाकों में रहे हैं, तो ड्रिंक करने का उनको आदत था, वो अब तक चल रहा है। वो कहते कि भाई मैं तो देखो नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, आर्मी पर्सन होता है ऐसा। अभी उनको कुछ दिन पहले मेजर हार्ट अटैक आया, हमको तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ। वो इंसान पूरी रात दर्द में था, उसको लगा कि नॉर्मल कोई दर्द है, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि ठंड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मुझे ठंड लगे, दैट्स वाई मेरी चेस्ट में और यहाँ शोल्डर्स में पेन हो रहा है। बहुत ज़्यादा जब सुबह होते होते उनको लगा कि नहीं दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने कॉल किया हम लोगों को। वो हिसार रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। कॉल किया, तुरंत घर से पहुँचे, यहाँ पे मेरे चाचा जी हैं, वो पहुँचे और भाई वो उनको लेकर आ गए। अब यहाँ पर जब वो आए ना फर्स्ट डे, तो डॉक्टर ने 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर उन्होंने बोला स्टंट वगैरह डालेंगे। तो हमने बोला ठीक है, पर उन्होंने बोला अभी एक बार भी ना हम एक ही स्टंट डालेंगे। तो बोले कि ठीक है, देखते हैं बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब हम उन्हें देख रहे थे कि वो ऑब्जर्वेशन में थे, जब तक उनका वो भी नहीं हुआ था, लाइक जब उनका वो ये हो गया था, ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, सर्जरी वगैरह भी हुआ, तब तक वो बिल्कुल ठीक थे। बट सर्जरी जैसे अब हम उनसे कुछ दिन कल मिलने गए, तो हमने देखा कि जब तक उन्होंने अपना विल पावर स्ट्रांग किया हुआ था ना, जब तक उन्होंने अपना मेंटल स्ट्रांग किया हुआ था ना, तब तक हमको 100% ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे। बट कल जब हमने उन्हें देखा कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो निकाल के फेंक रहे हैं चीज़ों को, तो तब हमें ऐसा लगने लगा कि भाई नहीं।
और वो बार बार ही कह रहे हैं कि तुम मुझे घर ले चलो, तुम मुझे घर ले चलो। वो साफ ये बात बोल रहे हैं कि मैं यहाँ एक भी मिनट नहीं रहना चाहता, क्योंकि उनको वो डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है कि कोई मेरी मतलब मुझे डायपर पहनना पड़ रहा है, ठीक है, या मैं खुद से कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी शेव कोई और कर रहा है, तो ही इज़ नॉट लाइकिंग इट। दोनों बेटे उनके ये सारा दिन उनके पास हैं, ये काम कर रहे हैं, वो उनको गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि वो इरिटेट हो चुके हैं, समझ रहे हो आप, और वो बच्चे हो चुके हैं बिल्कुल। बट जब तक उन्होंने अपने दिमाग में शांति बनाई हुई थी, जब तक विल पावर स्ट्रांग थी, तब तक हम सबको, डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे। द मोमेंट उन्होंने अपनी शांति छोड़ी, द कामनेस जैसी वो गायब हुई, जैसी वो फ्रस्ट्रेशन आई, जैसे शायद वो दवाइयाँ उनसे नहीं झिल रही हैं या कुछ ना कुछ हो रहा है, उनको लंग्स में इन्फेक्शन भी बता दिया, वैसे ही हम सबको लगने लगा कि नो 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 नो, दिस इज लाइक। तो हम उनको बार बार यही बोल रहे थे कि बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, अगर आप अपना थोड़ा सा विल पावर स्ट्रांग रखोगे तो आप झेल जाओगे। आप समझ रहे हो वो बात, सब कुछ यहाँ पर है। वो फिजिकल चैलेंज भी वो कब झेल पाएंगे, जब ये वाला चीज स्ट्रांग होगा, है ना, ये स्ट्रांग होना। इसका काबू छोड़ते ही कुछ काम नहीं करेगा, पहले ही छल्ले डले हैं दिल में, अगर दुख पाएंगे तो और मुझे लगता है कि वो पेनफुल होगा उनके लिए, अच्छा नहीं लगेगा उनको, और रिकवरी नहीं होगी उनकी। गेटिंग माई पॉइंट। तो लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए हर तरीके से रेडी रहना भी तो जरूरी है, फिजिकली भी रहना। किसी भी एक लाइफ के चैलेंज में हमको फिजिकली तो स्ट्रांग होना जरूरी है ही है। 85 प्लस का बंदा इतना झेल रहा है, मैं तो सैल्यूट कर रही हूँ उनको, बट मेंटली आप देखो, है ना, तो वही वाली चीज है। तो आपके दिल का, आपके करेज का होना बहुत जरूरी है कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊंगा। वो बंदा बोलता रहता है ना जब तक, तब तक आसपास के लोगों को भी लगता है कि यार ये हार नहीं मान रहा तो हम कैसे मान सकते हैं। समझ रहे हो? मेटाफर है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब है रेजिलियंस बिल्ड करना, कंपैरिजन है ये, ठीक है ना। He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो वो क्या करते हैं? He makes strong fires roar and flourish. आप देखना, अगर बहुत तेज आग है और हवा चल जाएगी ना, तो वो आग और भड़क जाती है। तो जो स्ट्रांग आदमी है उसके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। चिंगारी है, तेज हवा चलेगी वो बुझ जाएगी। जो वीक आदमी है उसके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो वो कुचला जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग ये कह रहे हैं, ठीक है, वो यही कह रहे हैं। दिस इज द की रियलाइजेशन, यही मेन है इसका कि चैलेंज आर जस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, चैलेंजेस आर नॉट जस्ट डिस्ट्रक्टिव, कि ये केवल डिस्ट्रक्टिव ही नहीं होते, दे कैन स्ट्रेंथन अस, वो हमको स्ट्रांग भी तो बनाते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, मजेदार मक्खन जिंदगी चलती रहेगी, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, चीजें कैसे होती हैं, स्ट्रांग कैसे बनोगे? फिर तो तुम्हें हल्का सा कुछ किसी ने कर दिया तो बस, है ना। सो इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, एडवर्सिटी टेम्पर्स अस एंड मेक्स अस फ्लरिश, कि अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो एडवर्सिटीज हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है भाई, है ना। वी शुड वेलकम एंड प्रेज चैलेंजेस फॉर बिल्डिंग आवर कैरेक्टर, और इसीलिए हमको हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो, हम कुछ बने, हमारा कोई पर्सनैलिटी बने, है ना। एक नेल्सन मंडेला चैप्टर है 10th क्लास में, आप देखोगे उसके अंदर वो साफ बोलते हैं कि जितना ज्यादा ऑपरेशन उतना हाइट ऑफ कैरेक्टर, कि अगर ये ऑपरेशन नहीं होता हमारे ऊपर तो ये इतने महान महान लोग कहां से निकल कर आते, ठीक है, ये इतना शोषण नहीं होता, नहीं तो भगत सिंह जैसे लोगों के बारे में किसी को कैसे पता चलता? समझ में आ रहा है? महाराणा प्रताप जी के बारे में किसी को कैसे पता चलता? समझ रहे हो? रेन ऑन द रूफ बाय कॉट्स किने, चलो क्या कहता है ये चैप्टर? सेंट्रल आइडिया, द पोएम कैप्चर्स द सूदिंग इफेक्ट ऑफ द साउंड ऑफ रेन ऑन द पोएट which triggers a cascade of sweet memories and dreams particularly of his mother. तो बेसिकली क्या है, बढ़िया घर में सोए हुए हैं, छत पे बारिश हो रही है, बारिश गिर रही है, तो उसकी आवाज़ कुछ आ रही है और उस आवाज़ की वजह से कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और वो उन यादों को ही हमारे सामने रख रहे हैं। स्पेशली उन यादों में उनकी माँ की यादें भी हैं, ठीक है। सो कंफर्ट इन नेचर पहला थीम है, पावर ऑफ मेमोरी दूसरा, नॉस्टैल्जिया पुरानी यादें ताज़ा हो रही है तीसरा, चाइल्डहुड इनोसेंस कि बचपन में हम कितने मासूम होते थे, है ना। देखिए, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. क्या कहा जा रहा है? When the cloudy moist sky covers the stars. जब बादल
आसमान को ढक लेते हैं, उन सितारों को ढक लेते हैं, एंड द डार्क सैड लुकिंग स्काई स्टार्ट्स टू रेन, और वो जो अंधकार भरा स्काई जो है वो रोना शुरू कर देता है। दैट मीन्स जैसे ही बारिश होने लगती है। सो एटमॉस्फेयर जो है इस सेट फॉर इंट्रोस्पेक्शन का एटमॉस्फेयर सेट किया जा रहा है। द मेलेंकली डार्कनेस रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, एक पेंसिव मूड, एक अलग तरीके का मूड नहीं होता है ना। रेन जो है वो कंपेयर किया जा रहा है आंसुओं से, एक सैडनेस वाला वैसा डार्क मूड सेट हो रहा है, सजेस्टिंग अ जेंटल क्लेंजिंग सैडनेस। ठीक है, सो पर्सोनिफिकेशन है, डार्कनेस वीप्स बोला जा रहा है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। रेन इज टीयर्स, बारिश को आंसू बोला जा रहा है। स्टारी स्पेयर्स, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एलिट्रेशन। मेलेंकली डार्कनेस में एलिट्रेशन कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। चलो, What a bliss to press the pillow, कह रहे कितना मजा आ रहा है तकिए पे सर रख के। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक कॉटेज है, छोटी सी झोपड़ी है, उसका बेड है छोटा सा, उस पर पिलो पे सर रख के कितना मजा आ रहा है। एंड लाई लिसन टू द पैटर, और पड़े पड़े वो आवाज को सुनने में कितना अच्छा लग रहा है जो बारिश की आवाज है, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, राइट। So the poet finds profound peace and contentment in the simple natural moment। ये जो बहुत एक simple सा एक natural moment है उसमें उसको बहुत संतुष्टि मिल रही है। The cottage chamber adds a sense of rustic simplicity and safety। और ये जो cottage chamber है ये क्या add करता है, एक sense of rustic simplicity, safety जो है वो add करता है। ठीक है, पैटर ऑनोमैटोपिया है, कोई भी साउंड को जब वर्ड दे दिया जाता है ना वो ऑनोमैटोपिया डिवाइस होता है। ठीक है ना, चलिए। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि वो जो खपरेल की जो छतें डली हुई है ना उस पे जो हर एक बारिश की बूंद की जो टिंग 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 टिंकल है, वो जो आवाज है, हैज एन एको इन द हार्ट, वो भाई दिल में एक गूंज पैदा कर रही है भाई। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और बहुत सारी यादें जो हैं मेरे दिल मेरे दिमाग के अंदर वो वापस से तरोताज़ा होनी जो है वो शुरू हो गई हैं। हज़ारों मेमोरीज जो हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक की सब मेरे को ताज़ा हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि एवरी साउंड ऑन द रेन टाइल क्रिएट्स अ फीलिंग इन हिज हार्ट एंड गिव्स राइज टू काउंटलेस ड्रीमी इमेजिनेशन, जिनकी वजह से बहुत सारे इमेजिनेशन, बहुत सारे ड्रीमी इमेजिनेशंस मेरे को हो रहे हैं। तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है ना, मेमोरी को ताज़ा कर रही है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तेज करता है। तो ये जो पटपट की आवाज़ आ रही है ना, ये कैटलिस्ट का काम कर रही है एंड इमेजिनेशन को एक हवा दे रही है एक तरीके से। इट कनेक्ट्स द एक्सटर्नल साउंड डायरेक्टली टू एन इंटरनल साउंड को एक्सटर्नल साउंड से कनेक्ट कर रही है, इमोशनल रिस्पॉन्स, है ना। And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard her darling dreamers. अब देखो, and 1,000 recollections, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। weave their air threads into woof, जैसे क्या हो रही है, बुन रही हैं। ठीक है, एक याद दूसरी याद में ऐसे बुनाई सी हो रही है, जैसे हम कोई कपड़ा बुनते हैं ना वैसे यादें बुन रही हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे जैसे मैं वो यादें ताज़ा हो रही हैं, एक याद दूसरी याद में बुनती 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 आगे बढ़ रही है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे जैसे मैं उनको आवाज़ को सुन रहा हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब मेरी माँ मेरी यादों में है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स गॉन, जैसे बहुत सालों पहले होता था, टू रिगार्ड हर डार्लिंग ड्रीमर्स, की जब हम सोते थे हम सपना लेते थे, माँ हमें सुलाती थी, सपने आते थे, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ठीक है, और वो सबसे कंफर्टिंग मेमोरी है, माँ को देखना बहुत कंफर्टिंग है। ठीक है, और जब हम सोते थे तो माँ हमें देखा करती थी कैसे हम सोए हुए हैं सुकून से, वो वाला सब कुछ याद आ रहा है। सो काउंटलेस मेमोरीज जो हैं वो इंटरट्वाइन हो रही हैं उसके दिमाग में जैसे जैसे वो रेन की आवाज़ सुन रहा है। स्पेसिफिकली खास तौर पे ही रिमेंबर्स हिज मदर लुकिंग लविंगली, खास तौर पे उसको याद आ रहा है कि उसकी माँ उसको कितने प्यार से देखती थी। ठीक है, जब वो सोते थे बहुत पहले। सो द मेमोरीज आर एज डेलिकेट एंड इंट्रिकेट एज थ्रेड्स बीइंग वोवन, इतनी ही डेलिकेट हैं जैसे हम बुनते हैं कोई चीज़ को, बिल्कुल वैसे ही द साउंड ऑफ रेन बिकम्स अ ब्रिज टू द पास्ट। और इसीलिए वो आवाज़ जो है ना रेन की, वो एक ब्रिज की तरह काम कर रही है। उस ब्रिज से क्या हो रहा है, हम पास्ट में जा पा रहे हैं। ठीक है, लीडिंग हिम टू द मोस्ट कंफर्टिंग मेमोरी ऑफ ऑल, जो कहाँ तक लेकर जा रहा है उसको, सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग मेमोरी जो है उसकी पास्ट की, वहाँ तक लेकर जा रहा है। हिज मदर्स लविंग गेज, जब उसकी माँ उनको सोते हुए देखती थी वो मेमोरी उसको याद आ गई। Yeah, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So before she would leave them until morning,
है ना, कि सुबह तक जब तक वो जाती नहीं थी, ही कैन स्टिल फील हर लविंग लुक, वो तब तक उनका वो प्यार भरा लुक जो है वो फील कर सकता है एज ही लिसन्स टू द रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन। जब वो भाई रिपीटेड साउंड जो है रेन का वो सुन रहा है तो उसे लग रहा है उसकी माँ उसे देख रही है। सो मेमोरी इज सो विविड इट फील्स रियल, वो जो मेमोरी है वो इतनी रियल लग रही है, इतनी विविड है। द रिफ्रेन ऑफ द रेन इज नॉट जस्ट अ साउंड, है ना, इट इज द म्यूजिक दैट अनलॉक्स दैट डीप सीटेड फीलिंग ऑफ लव। वो केवल आवाज नहीं है बारिश की, वो एक तरीके से एक म्यूजिक है जो अंदर की अंतरात्मा तक जा रहा है और प्यार भरी मेमोरीज बाहर निकाल के ला रहा है। सिक्योरिटी है, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, चलिए, बढ़िया, मजा आया। अब बारी है हमारी अगली पोएम की। उसके बाद है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, आफ्टर दैट अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है, एंड देन नो मेन आर फॉरेन। फिर उसके बाद है ऑन किलिंग अ ट्री। चलो बढ़िया, ठीक है, अभी तो बची हुई हैं 3-4 बची हुई हैं, आके देखते हैं। हाँ, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, यहाँ पर जो पोइट हैं हमारे जो W.B. यीट्स हैं, वो पता है क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस अर्बन लाइफ से ना बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। दिस पोएम एक्सप्रेसेस अ डीप यर्निंग टू एस्केप द नॉइस एंड हेस्ट ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। ये जो कविता है ये एक्सप्रेस करती है एक डीप यर्निंग, एक आप टू एस्केप, मतलब हमारे दिल की एक बहुत गहरी इच्छा, एस्केप करने की इच्छा, ठीक है, एंड हेस्ट ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। ये जो मॉडर्न लाइफ है, ये जो अर्बन लाइफ है, इसमें जो क्योस है, इसमें जो जल्दबाजी है, इसके अंदर जो शांति नहीं है, ठीक है, उससे एस्केप करने की एक प्रार्थना है यहाँ पर। वो पीस ढूंढना चाहते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट लाइफ इन अ ट्रैंक्विल प्लेस। बोल रहा मैं एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ चाहता हूँ, एक शांत जगह पर, एक पीसफुल जगह पर, ठीक है, जो उसके पोइट के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो हो सकता है ये जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, ये बचपन में कोई ऐसी एक जगह हो जहां पर वो अक्सर जाया करते थे। लॉन्गिंग फॉर पीस एंड नेचर, ठीक है, एस्केप फ्रॉम अर्बन लाइफ एंड आइडियलाइजेशन ऑफ अ सिंपल लाइफ, ठीक है। सो आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो अब मैं भाई उठ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं इनिसफ्री जा रहा हूँ, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, इतनी छोटी बनाऊंगा जिसमें केवल मैं रह सकूँ, दूसरा बंदा ही नहीं चाहिए मुझे कोई। ऑफ क्ले एंड वाटर मेड, मतलब कच्चा पक्का, नॉट ज्यादा ऐसे भूसे भूसे का, क्ले का, है ना, उसका ही बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, 9 मैं ऐसे रोज लगाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना ही खुद का ही सब्जी पानी उगाऊंगा। अ हाइव ऑफ द हनी बी, वहीं पे एक मधुमक्खी का छत्ता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहीं पे उन मधुमक्खियों की आवाज में मस्त रहना चाहता हूँ। मतलब मैं ये यहाँ पे ये जो अर्बन लाइफ की आवाज है, इससे दूर जाके नेचर के करीब रहना चाहता हूँ। सो द पोएट डिक्लेयर्स हिज फर्म डिसीजन टू गो टू इनिसफ्री इमीडिएटली। वो डिक्लेयर कर देते कि भाई मैं तो अब जाना ही जाना चाहता हूँ, मैं तो जाऊंगा। ही विल बिल्ड अ स्मॉल सिंपल केबिन एंड लिव अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ विद वेजिटेबल गार्डन एंड बी हाइव्स, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते होंगे, मेरा खुद का खेत होगा मतलब मेरी खुद की सब्जियां होंगी, सराउंडेड बाय द साउंड ऑफ बीज, और मैं ऐसी जगह पे जाके रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता भाई। इनिसफ्री इज मोर देन अ फिजिकल प्लेस, ठीक है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो बेसिकली यहाँ पर वो एक फिजिकल स्पेस की जगह एक स्टेट ऑफ माइंड भी है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अ सिंबल ऑफ आइडियल पीस एंड अ रिटर्न टू वंस रूट, एक सिंबल है वो आइडियल पीस का, कि कैसा होता है पीस, कि हम जब अपनी रूट्स की तरफ वापस जाते हैं ना, वहां मिलती है वो शांति। हम पैसा कमाने के लिए दूर तो आ गए हैं शहरों में, पर वो शांति नहीं है हमें यहाँ पर, वो सुकून नहीं है हमें यहाँ पर जो घर पे है। द स्मॉल केबिन रिप्रेजेंट्स द रिजेक्शन ऑफ मटीरियलिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंप्लिसिटी। कह रहे वो जो स्मॉल केबिन वो बोल रहा है ना जहाँ रहना चाहता है, तो वो देख कह रहा है कि यार ये शहरों में बड़े बड़े पक्के सुंदर घरों में कुछ नहीं है, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने में है, नेचर के करीब। द 9 बीन रोज एंड हाइव, और जो 9 बीन रोज है और वो जो हाइव है, ये क्या सिंबलाइज करता है? अ हार्मोनियस सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस विद नेचर, है ना। नेचर के साथ मैं हार्मनी में रहना चाहता हूँ, मैं वहीं की चीजें उगाना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ बढ़िया लय, हार्मनी क्या होता है? लयबद्धता, लाइक एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, है ना, पूरी उसके साथ रहना चाहता हूँ। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे शांति चाहिए भाई वहां पे। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। बोले दिन की शुरुआत से ही शांति शुरू हो जाती है, बिल्कुल सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, जैसे जैसे ओस आती है वैसे शांति आती है। कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, राइट, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे वो क्रिकेट टिड्डा जो होता है वो ची 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 कर रहा है, मतलब जो भी उसकी आवाज होती है।
Their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of linnets and wings. बोलते हैं ऐसा नहीं है कि शांति है, धीरे धीरे आती है शांति, सुबह से शुरू हो जाती है जैसे ओस के साथ आ रही है ना, दोपहर का वो पर्पल ग्लो है ना, वो बोल रहे हैं मिडनाइट का वो ग्लिमर, रात में वो जो वो होते हैं ना जो लाइट होती है, ये जो अपने क्या बोलते हैं यार, जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जुगनू की है ना, या मून की जो लाइट है, वो उनके तले में रहना चाहता हूँ। इन सब चीजों में जो शांति है वो ये कह रहे हैं, राइट? तो ही बिलीव्स, उनको लगता है ही विल फाइंड पीस देयर, कि उनको वहां शांति मिल जाएगी, विच डिसेंड्स ग्रेजुअली फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नाइट, जो धीरे धीरे करके सुबह से शाम तक आएगी। ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटिफुल शिमरिंग लाइट एट मिडनाइट, रात में वो चमक रात की है ना, द पर्पल ग्लो एट नून एंड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द इवनिंग, वो सब चीजें मुझे शांति देंगी। पीस इज नॉट अ सडन इवेंट बट अ स्लो, है ना, पीस जो है वो एक सडन इवेंट नहीं है कि एकदम से गए पीस मिल गया, स्लो है, धीरे धीरे आता है, प्रोसेस है, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम नेचर एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, कि आप धीरे धीरे, आपको नेचर की हर एक चीज में सुकून मिलेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं, हर एक चीज में शांति मिलेगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट एंड साउंड पेंट पिक्चर, जो लाइट का डिस्क्रिप्शन है, जो साउंड का डिस्क्रिप्शन है, वो एक पिक्चर सी पेंट कर देता है एज अ लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी, है ना, दैट प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट सोलेस, कि वो एक कोई लिविंग ब्रीदिंग आइडेंटिटी है जो कॉन्स्टेंट पीस, कॉन्स्टेंट सोलेस आपको देती है, वो वैसा दिखाया जा रहा है। जैसे पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन क्वालिटी दे दी, गिव्स पीस अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ डिसेंडिंग लाइक ड्यू, ठीक है, एक फिजिकल क्वालिटी उसको दे दिया है। I will arise and go now, for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. कह रहे हैं I'll rise and go now, और मैं उठ रहा हूँ और मैं जाऊँगा, for always night and day, मैं वहीं रहूँगा दिन रात, जहाँ पर उसकी आवाज़ आती है लेक के पानी की, है ना, किनारे पे आने की जो आवाज़ आती है, वहाँ वो आवाज़ आएगी, है ना, while I stand on the roadway, और मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। अब ये सब वो शहर की सड़क पर खड़े होके सोच रहा है, ठीक है, यहाँ वो आवाज़ उसको वहाँ तक आ रही है, वो आवाज़ उसको दिमाग में है उसके, क्योंकि ठीक है, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मेरे को दिल में सुनाई दे रही है भाई वो आवाज़। So the poet reiterates his decision to leave because no matter what he is in the city, फर्क नहीं पड़ता वो क्या है इस सिटी में, he constantly hears the calming sound of the lake water, वो लगातार वो शांति भरा साउंड जो है लेक वाटर का वो सुन रहा है, in his mind and heart, उसके दिल में, उसके माइंड में। the call of Innisfree is not external but internal, वो जो इनिस्फ्री है ना वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल ज्यादा है। अ डीप स्पिरिचुअल यर्निंग है। द पेवमेंट्स ग्रे जो सिंबलाइज करते हैं वो डल मोनोटोनस लाइफ, वो कॉन्क्रीट लाइफ सिंबलाइज कर रहे हैं, एंड सोल क्रशिंग अर्बन लाइफ, कि कुछ नहीं है वहां पे यार, कुछ भी नहीं है। द साउंड इन हिज डीप हार्ट स्कोर शोज दैट दिस लॉन्गिंग इज इंट्रिंसिक टू हिज वेरी बीइंग। ठीक है ना, यस, कि बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक है, बहुत ज्यादा दिल से वो चाहता है यहां से निकलना, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, बढ़िया है ये भी। क्या कहता है ये? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस इज अ मोरल स्टोरी इन वर्स। ये एक मोरल स्टोरी है। किस रूप में है ये? वर्स के उसमें है, ठीक है। हाँ, दिस इज मोरल स्टोरी इन वर्स। जैसे बचपन में कहानियां नहीं सुनाई जाती थी बच्चों को, और उसमें कुछ अलग अलग मोरल वैल्यूज बताई जाती थी, ये बिल्कुल वैसी है बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ मोरल स्टोरी इन वर्स दैट क्रिटिसाइजेस ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, जो बताते कि ग्रीड और सेल्फिशनेस बहुत खराब चीज है भाई, ठीक है। वाइल एक्सटॉलिंग द वर्च्यूज ऑफ चैरिटी एंड कंपैशन, ठीक है, कि आपको हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए, आपको कंपैशनेट होना चाहिए, दूसरे बंदे का दुख दर्द तुम्हें भी समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। सो इट यूजेस अ सुपर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जैसे जादुई ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है इसमें एक, है ना, टू कन्वे अ मैसेज कि भाई लालच बुरी बला है, बस इतनी सी चीज। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, कि जो तुम करते हो उसके परिणाम तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। तो आइए, सिन ऑफ ग्रीड, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, फोकलॉर एज अ मोरल गाइड। आइए, अवे अवे इन द नॉर्थ, स्टोरी की तरह
away, away in the Northland, where the hours of the day are few, they tell them a curious story. अब कह रहे हैं बहुत बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है, जहाँ पर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब जैसे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं ना, वैसे ये बोल रहा है कि आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. वो क्या बताते हैं, उन्हें एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. The poem begins by situating the story in a distant, cold, snowy land with very short days. ठीक है. The people there tell a curious story that the poet admits might not be true. वहाँ के लोग जो है वो एक बहुत ही मजेदार सी कहानी सुनाते हैं जो पोएट कहता है कि शायद सच नहीं है, ठीक है, पर उसके अंदर हमें कुछ सीख जरूर मिलती है. अवे अवे में एलिट्रेशन है ना, साउंड जो है हम देख सकते हैं. Hours of the day are few. का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो बेसिकली एलिट्रेशन में वैसे तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर अवे अवे में अ साउंड रिपीट हो रहा है, विच इज आई डोंट थिंक एलिट्रेशन है यहाँ पे. अवे अवे आप फिर रेपिटेशन बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना. Once when the good Saint Peter, he came to the door of a cottage. And being faint with fasting, she was making a cake and she baked a very small cake. अब कह रहे हैं कि एक गुड सेंट पीटर थे, ठीक है. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक कॉटेज के दरवाजे पर वो आते हैं. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, अभी क्योंकि वो फास्टिंग कर रहे थे तो उस वजह से उनको बिल्कुल बेहोशी जैसा फील हो रहा था. एंड शी वाज मेकिंग अ केक, और जो लेडी थी वो एक केक बना रही थी. वो केक थे, उसके पास बहुत सारे केक थे. एंड शी बेक्ड अ वेरी स्मॉल केक, और उसने क्या किया, एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया. सो उन्होंने उससे केक मांगा तो उसने बहुत छोटा केक बनाया कि भाई ये सारे केक तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मैं नहीं दे सकती, मैं कोई छोटा केक बना के देती हूँ. सो सेंट पीटर रिप्रेजेंट्स डिवाइन टेस्टिंग एंड डिजर्विंग पुअर, ठीक है. वुमेन्स रिपीटेड एक्ट ऑफ मेकिंग स्मॉलर केक सिंबलाइजेस द पेटीनेस. बार बार छोटे से छोटा कह रही है, ये बनाया, ये भी बहुत छोटा, ये बनाया, ये भी बहुत छोटा, ये बनाया, ये भी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है एक्चुअली. मतलब इतना छोटा छोटा केक बना रही है फिर भी वो उसको बड़े लग रहे हैं, वो दे नहीं सकती. वो कहती है तो बहुत बड़ा है, देने के लिए इतना बड़ा केक नहीं दे सकती मैं, ठीक है. सो हर एक्शंस आर अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड चैरिटी. तो उसके जो एक्शंस है वो डायरेक्ट वायलेशन है किसके, प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड चैरिटी. कि आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आप उसकी आदर सत्कार करें, वो उसका बिल्कुल डायरेक्ट वायलेशन है, ठीक है. सो द सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तो भाई गुस्सा हो गए. वो इतना पतला केक बना के दिया, आखिरी में उसने वेफर जैसा वो भी नहीं दे पाई, वो भी उसको लग रहा है बहुत बड़ा है. यू आर फार टू सेल्फिश टू गेट स्कैंटी फूड. बोले तू बहुत सेल्फिश है भाई, तुझे तो ये इतना सारा खाना मिलना भी नहीं चाहिए, तुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. और अब तू क्या करेगी, तू भी बिल्कुल वैसे ही घर बनाएगी. तो किसी भी चीज के लायक नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही घर बनाएगी जैसे बर्ड्स को बनाना पड़ता है. तू वैसे ही खाना ढूंढेगी जैसे बर्ड्स को ढूंढना पड़ता है. सो द पनिशमेंट इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हर क्राइम, है ना. एंगर्ड बाय हर सेल्फिशनेस, गुस्सा हो गया उसकी सेल्फिशनेस से, सेंट पीटर कर्सेस हर, उसको श्राप देते हैं. ही डिक्लेयर्स दैट शी विल नो लॉन्गर एंजॉय द कंफर्ट ऑफ अ होम, कि तो अब घर का कंफर्ट जो है एंजॉय नहीं कर सकती. एंड फूड विल नॉट हैव टू वर्क लाइक एंड फूड बट विल हैव टू वर्क हार्ड लाइक अ बर्ड टू फाइंड स्कैंटी फूड बाय बोरिंग इनटू ड्राई हार्डवुड. और अब तेरे को खाना इतने से इतना छोटे से छोटा खाना भी तुझे इतना टक 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 है ना, कटफोड़िया होता है ना, जो वुड पैकर होता है, वो बना देते हैं उसको, जिसको ऐसे ऐसे करके खाना ढूंढना पड़ता है. तो तू अब ऐसे खाना ढूंढ, है ना. सो हर हार्ड हार्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बॉडी. उसका जो कड़वा दिल है, ठोस दिल है ना, उसको एक ऐसी ही बॉडी दे दी गई, ठीक है, जो हार्ड के लिए ही है. एंडलेस लेबर तू करती रहे, तेरी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए उस लेबर के लिए. तेरा दिल इतना कड़वा है ना, तेरे दिल इतना हार्ड है, तेरी बॉडी भी ऐसी बना देता हूँ अब मैं, और तू अब कर काम, तेरे को खाना भी बहुत मुश्किल से मिलेगा फिर. शी इज डिनाइड द वेरी ह्यूमन कम्फर्ट्स शी वॉज अनविलिंग टू शेयर, ठीक है. और वो ह्यूमन कम्फर्ट्स अब उससे ले लिए गए जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, है ना. खाना था उसके पास, नहीं शेयर करना चाहती थी. सो यस, ये पूरी तो नहीं थी यार, ये पूरी नहीं है, ठीक है ना. हाँ वही मैं कह रही थी, कुछ कुछ लाइंस मिसिंग है यहाँ पर, देख लेना एक बार, ठीक है. लास्ट पोएम पे आ जाते हैं. नो मेन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्कहप. टिक 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 टिक. चलो देख लो, समझ तो आ जाएगी. रिमेंबर नो, चाहिए. दी पोयम पावरफुली कन्वेज द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. पोयम जो है बहुत पावरफुली कन्वे कर रही है. नो मैन आर फॉरेन का अलग से भी होगा मेरे पास, भाई रुक जाओ.
चलिए, No men, remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. So no men are foreign के अंदर बेसिकली सीधा सीधा वो बात करते हैं ब्रदरहुड की. वो कहते हैं भाई देखो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और रेनंसिएशन ऑफ वॉर, कि वॉर नहीं होने चाहिए और भाईचारे से हमें रहना चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है. द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें बताते हैं दैट ऑल ह्यूमंस आर द सेम एंड आर ब्रदर्स. जो भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो सब सेम हैं और सब भाई बंधु हैं. वी ऑल हैव सिमिलर बॉडीज एंड नीड्स इन लाइफ. हम सबकी सेम बॉडी है, हम सबकी सेम नीड्स है. चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे मैं इटली में रहूँ, इटली वाले बंदे की भी सेम नीड्स है. वो भी पैसा कमाएगा, वो भी खाना खाएगा, उसको भी दर्द होगा, है ना. अलग थोड़ी है. आर लाइवलीहुड्स आर सेम, हमारे रहन सहन सेम है. सो आर एंड्स, और जो भी चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए वो सब सेम है. वी ऑल फ्लरिश इन टाइम्स ऑफ पीस एंड सफर ड्यूरिंग विंटर. शांति के टाइम पे हमें सभी शांति मिलती है, वॉर के टाइम पे हम सब दुखी होते हैं. सो वी ऑल वर्क एंड थिंक इन सिमिलर मैनर. हम सब काम करते हैं, सोचते हैं सेम तरीके से. एंड लिव इन द सेम अर्थ, और हम सेम पृथ्वी पर रहते हैं. देयरफॉर वी मस्ट ओवरकम सुपरफिशियल डिफरेंसेस, और इसीलिए हमको ये जो सुपरफिशियल डिफरेंसेस हैं इनको ओवरकम करना होगा. एंड लिव इन अ यूनाइटेड मैनर, और हमको एक साथ ही रहना होगा या फिर रहना चाहिए. ठीक है. सो रिमेंबर, ध्यान रखना, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई विचित्र नहीं है. हम सब एक हैं. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जो भी कपड़ा हमने पहना है, चाहे हिंदू ने हिंदू जैसा, मुस्लिम ने मुस्लिम जैसा, बाहर के बंदे ने किसी और के जैसा, हम सब अंदर से सेम है. कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है पीके की तरह. ठीक है. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, हम सबकी एक ही बॉडी है जो सांस ले रही है. लाइक आवर्स, हमारे जैसी. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ये सेम धरती है. मैं भी इसी धरती पे चल रहा हूँ, तू भी इसी धरती पे चल रहा है. हम सब सेम है. इज अर्थ लाइक अस इन विच वी ऑल शैल लाई. ये एक ही पृथ्वी है, हम सबकी है, हम सबको इसी में रहना है. तो हम क्यों ना भाईचारे के साथ रहें. ठीक है ना. सो यस, ये कुछ वर्ड मीनिंग से देख लेना. सो स्पीकर असर्ट्स दैट, वो जोर दे रहे हैं इस बात पे, दैट ऑल पीपल आर सेम, सभी लोग सेम है, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी और अपीयरेंस. उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनका अपीयरेंस क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता. बीनीथ ऑल द सुपरफिशियल डिस्टिंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड नेशनैलिटीज, क्या नेशनैलिटी है, क्या यूनिफॉर्म पहना है, कैसे दिखते हो, देयर इज अ कॉमन ह्यूमन बॉडी. बोले इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ता. एक कॉमन ह्यूमन बॉडी है जो सांस ले रही है. द आइडिया इज दैट अंडरनीथ ऑल द एक्सटर्नल डिफरेंसेस, आइडिया बेसिकली ये है कि इन सब डिफरेंसेस के अंदर जो बंदा है वो सेम है. सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेम है और हम सब में वो ह्यूमैनिटी वाली चीज होनी चाहिए. ठीक है. द लैंड दैट अदर्स वॉक अपॉन इज जस्ट लाइक द लैंड वी वॉक अपॉन. जिस तरीके की, जिस धरती पे वो चल रहा है उसी धरती पे तो हम चल रहे हैं. एंड इन डेथ वी ऑल शेयर द सेम अर्थ. और बोले मर जाएंगे तब भी तो इसी मिट्टी में जाएंगे हम, है ना. जब हम सबकी मृत्यु हो जाएगी तब भी तो इधर ही मरेंगे हम, इधर ही गड़ेंगे. सो द लैंड दैट वी शेयर इज द सेम दैट ऑल ह्यूमंस विल इवेंचुअली लाई अपॉन इन डेथ. सेम ही होगा, है ना. सो दिस स्टैंजा एस्टैब्लिशेस द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. ये वाला स्टैंजा जो सेंट्रल थीम है पोएम को वो एस्टैब्लिश करता है. वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है एंड शेयर्ड कनेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कि किसी भी कंट्री का कोई भी नहीं, कोई इंसान फॉरेन नहीं है, हम सब सेम है. ठीक है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. उनको भी वही सूरज है, उनका भी एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही हवा है ना. ये तेरी हवा में सांस लूंगा, ये तेरी हवा में सांस लूंगा, ऐसा हो सकता है क्या. ये तेरा सूरज है, तुझे रोशनी देगा, मेरा सूरज है, मुझे ही रोशनी देगा. are fed by peaceful harvests, by wars, long winter starved. बोले कि यही तो सब खाएंगे हम सब, ये यहाँ जो उगेगा है ना, ये पीसफुल हार्वेस्ट जो होगा इसी से तो सबका पेट भरेगा. राइट. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, जो वॉर में लंबी लंबी सर्दियों में जो लोग भूखे मरते हैं उनको यही तो, इसी मिट्टी में उगाई हुई चीजें जो है उनको दी जाएंगी खाने के लिए, पेट भरने के लिए. देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हाथ है. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. सो कह रहे हैं कि हर एक इंसान जो है वो अंडरस्टैंड करता है नेचुरल वर्ल्ड को, जैसे कि उसको भी ज़रूरत है सन की, एयर की, वाटर की. दे एक्सपीरियंस बोथ द अबंडेंस ऑफ पीसफुल हार्वेस्ट. भाई बढ़िया अच्छी फसल होती है तो सब लोग खुश होते हैं, है ना. एंड स्कार्सिटी ऑफ वॉर ऑन विंटर्स, और जब कमियां होती हैं, वॉर में जब कमी हो जाती है चीज़ों की, विंटर्स में जब खाने की कमी हो जाती है, तो वो भी वैसे ही दुख पाते हैं जैसे हम दुख पाते हैं. सो देयर हैंड्स लाइक आवर हैंड्स, उनके हाथ हमारे हाथों के जैसे हैं. बियर द मार्क्स ऑफ लेबर, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके हाथ पे भी वैसे निशान पड़ते हैं जैसे हमारे हाथ पे पड़ते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर शेयर्ड ह्यूमैनिटी.
कि हम सब सेम हैं, वी ऑल आर सेम ब्रो, वी ऑल आर सेम, ये कहना चाहते हैं. सो बेसिकली ये स्टैंजा आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी है ना, शेयर्ड ह्यूमन कंडीशंस, कुछ भी हो हम सब शेयर, मतलब हम सब के इमोशंस, हम सब की प्रॉब्लम्स, तकलीफें, परेशानी, सब कुछ तो सेम है. तो दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर एंड देयर हैंड्स आर आवर्स, ये आइडिया ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है. ठीक है. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. In every land is common life that all can recognize and understand. तो कह रहे हैं याद रखो भाई, स्टैंजा एम्फसाइज कर रहा है शेयर्ड फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जो फिजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटी के, इंसान के. ठीक है. पीपल इन अदर लैंड्स हैव आई, स्लीप एंड वेक लाइक वी डू. दूसरी जमीन पे रहने वाले, उधर दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों की भी तो वही आंखें हैं, वही सोते हैं, वही उठते हैं, वही सपने देखते हैं, सब कुछ वही तो है. देयर कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लव. उनकी कैपेसिटी और उनकी स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस हो सकती है प्यार से, है ना. एंड देयर इज अ कॉमनैलिटी इन द एवरीडे लाइफ, और रोजमर्रा की जिंदगी भी तो सेम है. ठीक है. दैट एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, दैट इज देयर इज अ कॉमन थ्रेड ऑफ लाइफ. ठीक है. कॉमन थ्रेड है दैट रन्स थ्रू ऑल कल्चर, सभी कल्चर्स में वो है. लोग सुबह उठेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, अपने परिवार को पालेंगे. वन दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड बाय ऑल. और ये चीजें सारी दुनिया समझती है. हमें लगता है यार हमारे यहाँ पर ही ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा है. हमें लगता है इंडिया में ही लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, नहीं, पूरी दुनिया में समझा जाता है. हमें लगता है इंडिया में ही लड़कियों को पूरे राइट्स नहीं है, नहीं, पूरी दुनिया में ही नहीं है. कोई भी आप वेब सीरीज उठाकर देख लो, कोई वहां के लोगों की सोच ही ऐसी है. ऐसे कपड़े पहने तो ऐसी है ना, ये कर रही है तो ऐसी है ना, ये काम नहीं कर सकती, ये कर सकती है, इसको ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए. डोमिनेटिंग पेट्रियार्की इज एवरीवेयर. वो चीज बोल रही हूँ कि हम सब की जिंदगी में ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है. ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पर या तुम्हारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता. सब जगह होता है, सब जगह होता है. कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है. ठीक है. हाँ. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. वो कह रहे हैं कि यार याद रखो, कई लोग तुम्हें भड़काएंगे, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे भाई नहीं है, एक दूसरे में लड़ाई करवाएंगे, बट हमें उनकी नहीं सुननी है ना. हमें उन्हें धोखा नहीं देना है, हमें खुद की बातें सुननी है. Remember we who टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. बोल रहे हम हैं वो फिर जो एक दूसरे से लड़ते हैं. वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ऊंची गद्दी पे बैठे, वो कुछ नहीं करते, वो अपने घरों में सेफ बैठे, उनके बच्चे यहाँ पे हैं भी नहीं, विदेशों में बैठे. So the speaker warns against hating our brothers, emphasizing that such hatred ultimately harms ourselves. कि ये जो नफरत है ये हमको ही नुकसान पहुंचाती है अल्टीमेटली. व्हेन वी आर टोल्ड टू हेट अदर्स, जब हमें बोला जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे नफरत करो, इससे प्यार करो, वी आर अल्टीमेटली हार्मिंग आवरसेल्व्स. तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम अगर किसी के ऊपर कुछ अत्याचार कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा ही प्रॉब्लम में है. नहीं, तुम भी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि तुम नफरत की बेड़ियों में बंधे हुए हो. तुम चाहते हो सामने वाले को नुकसान हो, तुम चाहते हो सामने वाले को तकलीफ पहुंचे नफरत की वजह से. सो हेट्रेड एंड डिविजन ओनली सर्व टू डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम अस. ठीक है. हेट्रेड जो होता है, जो डिविजन होता है, ओनली सर्व टू डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम अस. कुछ नहीं है इससे, हमें कुछ नहीं मिलता इससे हमें. ठीक है. टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच, एक दूसरे से लड़के, ओनली रिजल्ट इन म्यूचुअल डिस्पोजिशन, बिट्रेयल, कंडमनेशन, है ना. हम एक दूसरे का ही तो खराब करते हैं, एक दूसरे को ही तो धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को ही तो नीचे गिरा रहे हैं. सो टेकिंग अप आर्म अगेंस्ट ईच अदर इज अ डिस्ट्रक्टिव एक्ट. इसीलिए एक दूसरे की तरफ ये हथियार उठाना जो है, ये सबसे बुरा एक्ट है. ये हमको कभी भी नहीं करना चाहिए. ठीक है. द यूज ऑफ इंपैरेटिव, लेट अस रिमेंबर, याद करते हैं, urges the reader to consider the consequences of division, है ना. ये हमें कहीं ना कहीं उकसा रहा है कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. द प्रोनाउन वी एम्फेसाइजेस द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये जो वी यूज किया ना, ये दिखाता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी दुनिया को मजबूत बनाएं, आपस में एक दूसरे को मजबूत बनाएं, एक होकर रहें. ठीक है. द इमेजरी ऑफ हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट कन्वेज द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो यस, कहाँ लिखा हुआ है ये? इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. ये यहाँ पे आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So ये human earth है that we defile. ठीक है. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own.
रिमेंबर, ध्यान रखो, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई इंसान फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है. सो द स्टैंजा रीआइट्रेट्स द आइडिया, ये जो स्टैंजा है ये रीआइट्रेट करता है कौन सा आइडिया, दैट हार्मिंग ईच अदर इज एसेंशियली डीफाइलिंग द शेयर्ड ह्यूमन अर्थ. ठीक है ना. सो द वायलेंस एंड पोल्यूशन कॉज्ड बाय वॉर, ये जो वायलेंस है, ये जो पोल्यूशन है, ये जो वॉर की वजह से होता है, डीफाइल द इनोसेंट अर्थ, ये खराब कर देता है हमारी पृथ्वी को, है ना. दैट बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमंस, जो हम सब की है, किसी एक की नहीं है. द डिस्ट्रक्टिव एक्शंस ऑफ वॉर के जो डिस्ट्रक्टिव एक्शंस होते हैं वो कहते हैं कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. दैट बिलोंग्स टू एवरीवन, क्योंकि ये सबका है, आपका अकेले का नहीं है जो आप इसे पोल्यूट कर रहे हो, ये सबका है. द एयर विच इज शेयर्ड रिसोर्सेज, है ना, ये हवा पानी वगैरह ये हम सबकी है. ये आग से, डस्ट से, कॉन्फ्लिक्ट से, प्रॉब्लम्स से खराब होती है, जो सबकी है. ठीक है. सो द रेपिटेशन ऑफ द ओपनिंग लाइन रीएनफोर्सेस, इसीलिए जो रेपिटेशन है ओपनिंग लाइन का, ये रीएनफोर्स करता है द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम. क्या, ऑल पीपल आर कनेक्टेड एंड नो कंट्रीज फॉरेन, कि भाई सारे लोग जुड़े हुए हैं और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. ठीक है. ये समरी है, ये देख लीजिएगा, पूरा लिख दिया है. अब लास्ट है ऑन किलिंग अ ट्री, वो भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ. क्या थीम है इसका? On Killing a Tree by Giv Patel explores the deep and often harsh relationship between humans and nature. एक गहरा और हार्श रिलेशनशिप किसके बीच में? ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में, उस पर जोर दिया जा रहा है. एम्फेसाइजिंग द रेजिलियंस ऑफ नेचर एंड द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस. ठीक है, कि नेचर का रेजिलियंस दिखाया जा रहा है और ह्यूमन बींग्स का डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखाया जा रहा है. द पोएम रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज, बहुत रियलिस्टिकली वो पोर्ट्रे करते हैं कि कैसे एक ट्री जो है, ठीक है, वो सिंबलाइजिंग नेचर्स एंड्योरेंस, वो ट्री जो है वो किसका सिंबल है? नेचर के एंड्योरेंस का सिंबल है. कैन नॉट बी इजीली डिस्ट्रॉयड, आप उसको आसानी से नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते. क्रिटिकिंग द परसिस्टेंट वायलेंस ह्यूमंस इन्फ्लिक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. क्या आपने कोई एक हाथ मारा और वो पेड़ मर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना. आपको उसे बार 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 काटना पड़ता है, जब जाके वो कटता है. राइट वो यही बात बोल रहे हैं कि आपको उस पर बार बार प्रहार करना पड़ता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. वो बहुत रेजिलियंट है ना. तो इट रेजेस एनवायरमेंटल अवेयरनेस बाय डिपिक्टिंग द ट्रीज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. जब तक आप उसकी जड़ उखाड़ कर नहीं फेंक देते ना, तब तक नहीं मरता वो. सारी हवा पानी सूरज सब बर्दाश्त करता है वो, बट जब तक जड़, जो उसकी कमजोरी है, जो छुपा हुआ है, वो इंसानों पे भी तो होता है ये. ऊपर से तुम उसको कितने, जब तक उसकी कमजोरी नहीं पता चल जाती, जब बोलते हैं ना कमजोरी पे वार करो, जैसे कमजोरी पे वार करते हैं वैसे गया बंदा, वही चीज दिखाई जा रही है. सो द ट्रीज डीप रूट सिंबलाइज अ सॉलिड कनेक्शन टू द अर्थ. उसकी जो रूट्स हैं वो सिंबलाइज कर रही हैं सॉलिड कनेक्शन अर्थ से, सजेस्टिंग दैट हार्मिंग नेचर अल्टीमेटली हार्म्स ह्यूमैनिटी. ये दिखाते हुए कि अगर आप नेचर को हार्म करते हो, दैट मीन्स आप ह्यूमैनिटी को हार्म कर रहे हो. एडिशनली द ट्रीज स्ट्रगल इज अ मेटाफर फॉर लाइफ चैलेंजेस, और इसीलिए ट्री का जो स्ट्रगल दिखाया जा रहा है ये मेटाफर है लाइफ के चैलेंजेस और रिजिलियंस जो चाहिए, ठीक है, टू ओवरकम देम, उनको ओवरकम करने के लिए, जैसे पेड़ के अंदर इतना रेजिलियंस होता है. ठीक है. मेकिंग द पोएम अ कंपेलिंग कॉल फॉर प्रिजर्विंग नेचर. देखो कैसे, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. बोले बहुत टाइम लगता है भाई एक पेड़ को काटने में, मारने में. आप ऐसे ही नहीं काट मार सकते उसको, उसकी जड़ी इतनी गहरी हो जाती है, इतनी पकड़ तेज हो जाती है उनकी. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. ऐसा थोड़े ऐसे करा और मर गया. विल डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. वो कैसे बड़ा होता है? अर्थ को कंज्यूम करके, अर्थ से अपना सारा पोषण लेता है, उसमें अपनी रूट्स तगड़ी करता है, राइजिंग आउट ऑफ इट, उससे बाहर निकलता है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, है ना, उसके क्रस्ट से खाना ले रहा है, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों उसने सनलाइट लिया है, एयर लिया है, वाटर लिया है, आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड्स स्प्राउटिंग लीव्स. ठीक है. और उसमें से क्या निकल रहे हैं फिर? लेप्रस हाइड्स, रफ डिजीज्ड लुकिंग एक्सटीरियर ऑफ द ट्री. बाहर का कैसा रफ होता है एकदम, उसमें से पत्ते निकल रहे हैं. राइट. सो रिन्यूअल प्रोसेस दिखा रहा है. सो ट्रीज जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, रेजिलियंट होते हैं, रूटेड इन अर्थ, है ना, उसमें बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं, और नरिश्ड बाय सनलाइट, और उनको वहां से अपना खाना पीना मिलता है. दे ग्रो स्लोली एंड स्टेडिली, बहुत धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं, बहुत स्टेडिली ग्रो करते हैं. इवन देयर रफ बार्क बियर्स न्यू लाइफ इन फॉर्म ऑफ लीव्स.
ठीक है। तो उनकी जो रफ बार्क है, जो उनकी टहनियाँ हैं, उसमें से नए नए पत्ते निकलते हुए आपको दिखते हैं। सो पोइट स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि भाई पेड़ को आसानी से नहीं काटा जा सकता, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। एक पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है कि तुमने एक चक्कू मारा और पेड़ कट गया, जैसे इंसान के चक्कू मारा इंसान मर गया। बहुत टाइम लगता है भाई उसको ग्रो होने में, ठीक है। वो धरती का सीना फाड़ के निकल के आता है भाई वो बाहर, ठीक है, ग्रो करता है, बहुत साल लगते हैं उसको, इतनी हवा पानी ली है उसने। सो वो इन्वायरमेंट का एक हिस्सा बन गया है और वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। तुम उसको अगर खत्म करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। कुछ भी करो, काट दोगे कोई बात नहीं, नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, कुछ नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, वो जो तुमने टहनी काटी वो हील कर जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और ग्रीन ग्रीन ट्विग्स फिर से छोटी छोटी टहनियां निकल आएंगी, मिनिएचर बोव्स, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्म अ साइज। और फिर वो अगर देखा नहीं आपने तो और बड़े बड़े साइज में निकल आएंगे। तो उसको आसान नहीं है मारना, वो कर लेता है अपना काम ठीक तरीके से, ठीक है। सो वो कहते हैं, पोइट सजेस्ट करते हैं दैट सिंपली चॉप कर देना ट्री को वो नहीं है उसको मारने के लिए एनफ। इवन इफ इट ब्लीड्स, आपने काटा उसमें से कुछ कुछ निकला, उससे भी नहीं मरता है भाई वो, ठीक है, वो हील कर जाता है। द न्यू शूट्स विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, नई नई टहनियां निकल जाएंगी, नई जड़ें निकल जाएंगी, रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट, जो गया है उसको रिप्लेस कर देंगे। द ट्रीज नेचुरल रीजनरेटिव पावर इज रिमार्केबल, तो उसका ये जो रीजनरेटिव पावर है ये रिमार्केबल है। ठीक है ना। चलिए, so the stanza delves into the idea that overcoming challenges or obstacles require more than superficial efforts। तो ये जो stanza है ये ज्यादातर इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि अगर हमें challenges को overcome करना है, obstacles को overcome करना है, तो उसके लिए हमें superficial efforts से ज्यादा efforts चाहिए। The tree's ability to sprout new growth, ये जो ट्री की ability है कि वो नई ग्रोथ ले आता है, resilience है, ability to rebound after सेटबैक्स, ठीक है, कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए आपको वापस से निकल कर आना है। सो द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड वोंट डू इट, ये जो वर्ड का रेपिटेशन है वोंट डू इट वर्ड का, एम्फेसाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ ब्रूट। एक सेकेंड,
चलिए, द रेपिटेशन ऑफ वोंट डू इट एम्फेसाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ ब्रूट फोर्सेस अगेंस्ट द ट्रीज इनहेरेंट रेजिलियंस। भाई देखो, बाहर का कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, कितनी हवा चल जाए, कितना भी कुछ हो जाए, भाई वो झेल जाता है सब कुछ। उसकी रेजिलियंस इतनी स्ट्रांग है क्योंकि उसकी जड़ें, जितनी स्ट्रांग जड़ें होंगी उतना बढ़िया वो कर जाएगा आगे। सो नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। भाई जब तक तुम उसकी जड़ नहीं उखाड़ फेंकोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। उसको पकड़ना पड़ता है, टाई करना पड़ता है, खींच के बाहर उखाड़ना पड़ता है। स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली, जब पूरा नहीं निकाल के फेंकते हो ना, आउट फ्रॉम द अर्थ केव जिसमें वो गड़ा हुआ बैठा हुआ है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, जब तक उसकी जो कमजोरी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो एक्सपोज नहीं हो जाती, जब तक तुम उसे नहीं मार पाते हो। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो उसका रियल सोर्स है। जब तक उस पर आप कोई हमला नहीं करते हो, तब तक तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हो। तो टू ट्रूली किल अ ट्री यू मस्ट अटैक इट्स कोर। अगर तुम सच में एक ट्री को वो करना चाहते हो, एक मिनट,
चलो, आई एम सो सॉरी गाइज, एक्चुअली कुछ काम चल रहा है तो वो मैंने आपको बताया नहीं होगा शायद। मेरे दादाजी एक्चुअली हॉस्पिटलाइज हैं, तो उसकी वजह से बीच बीच में कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं मिलने के लिए, तो वो मुझे उठाना जरूरी हो जाता है। एंड सो सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, द पोएम शिफ्ट्स फोकस टू द रूट, आइडेंटिफाइंग इट एज द ट्रू सोर्स। वैसे भी खत्म होने वाला है, बस हमारा लास्ट पोएम है ये। ठीक है, इट नीड्स टू बी अपरूटेड, पुल्ड आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ्स एम्ब्रेस टू ट्रूली किल द ट्री। अब आपको उसको सच में मारना है तो आपको उसको उससे निकालना ही पड़ता है जड़ से ही। दिस इन्वॉल्व्स पुलिंग द रूट आउट ऑफ द ग्राउंड, टाइंग इट एंड एक्सर्टिंग फोर्स टू रिमूव इट कंप्लीटली। ठीक है, सो दिस एक्ट एक्सपोजेस द ट्रीज वाइट एंड वेट वल्नरेबिलिटी, राइट, एंड इट्स हिडन कोर नाउ लेड बेयर। अब जब तक आप उसकी कमजोरी निकाल के बिल्कुल मतलब सामने नहीं रख देते हो ना, तब तक भाई आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वही तो है, किसी इंसान की कमजोरी पे जब आप हिट करते हो, कोई स्ट्रांग से स्ट्रांग बंदा है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप उसकी फैमिली पे हिट करो, वो देखो सबसे पहले गिव अप करता है ना। तो वही चीज है, द एक्ट ऑफ अपरूटिंग द ट्री बिकम्स अ मेटाफर फॉर एड्रेसिंग द कोर रूट ऑफ अ प्रॉब्लम, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम भी है, उसके भी रूट तक ही जाना पड़ता है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा अगर आप उसको खत्म करना चाहते हो। तो ये भी एक मैसेज है। इट सजेस्ट्स दैट टू ट्रूली ओवरकम अ चैलेंज, कि अगर आप सच में कोई एक चैलेंज ओवरकम करना चाहते हो, वन मस्ट गो टू द सोर्स एंड एलिमिनेट इट कंप्लीटली। आपको उसके सोर्स तक जाना पड़ेगा और उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा पूरे तरीके से। दी वाइट एंड वेट सोर्स में सिंबलाइज द वल्नरेबिलिटी, ठीक है, एंड एसेंशियल नेचर दैट इज हिडन बीनीथ द सर्फेस। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. उसके बाद जब वो जड़ पड़ी रहेगी, है ना, धूप में, बारिश में सूख जाएगी, जब उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तब आपका काम होगा। That means तब क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो जाएगी। So after the root is exposed, the final steps involve subjecting the tree to harsh conditions. ठीक है, फिर वो हार्श कंडीशंस में वो रूट जो अब तक सिक्योर अंदर पड़ी हुई थी, अब वो सामने आ गई है, तो अब वो उसको खत्म कर देगी। ठीक है, वो सन उसको खत्म कर देगा, वो एयर उसको खत्म कर देगी, सब कुछ जो अब तक उसको ही न्यूट्रिशन दे रही थी, अब वो उसको खत्म कर देगी। ठीक है, सो दिस एग्नाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू द इवेंचुअल डिमाइज एंड डेथ ऑफ द ट्री। ठीक है, और इस तरीके से की डेथ हो जाती है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, जिसके अंदर हमने देखे सारे पोएम्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।